वेलकम टू रिएक्ट प्रो चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, हम देखने जा रहे हैं टीम इंडिया जर्नी 2007 टू 2024। तो बहुत अच्छी वीडियो होगी ये। बहुत मजा आने वाला है। मतलब जर्नी है कि जो है ना 2007 से 24 मतलब इसके दौरान या वो गाना है ना 17 साल बाद जो है ना T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना है इंडिया। तो उससे रिलेटेड होने वाली वीडियो और वो जो बीच में सारे स्ट्रगल किया, संघर्ष बोलते हैं ना अजय, संघर्ष का वैसे मीनिंग क्या होता है? कोशिश। हाँ, वो सारी जो सही और उसके बाद फाइनली 2024 के अंदर आके मिलकर उससे रिलेटेड होने वाली वीडियो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आपसे इंटरेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। माय नेम इज साद खान, माय नेम इज हीरा खान, माय नेम इज नफीसा खान एंड माय नेम इज आलिया खान। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कमजोर माने जाने वाली इंडियन टीम ने 2007 में इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप को जीता और खुद को चैंपियंस बनाया। लेकिन फिर कैसे इसके बाद के कुछ T20 वर्ल्ड कप्स में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस काफी स्लो पड़ गई। फिर कैसे विराट कोहली की टीम में एंट्री हुई और विराट कोहली ने आते ही T20 वर्ल्ड कप पर मानो राज करना शुरू कर दिया, जहां वो हर एडिशन को डोमिनेट करने लगे। और फिर कैसे हम प्रेजेंट एरा में आ चुके हैं, जहां कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद इंडिया ने फाइनली 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इस वीडियो में हम 2007 से लेकर अभी तक के हर T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की जर्नी के बारे में जानेंगे और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप। 2007 में आईसीसी पहली बार T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराने वाली थी, जहां क्रिकेट के इस नए फॉर्मेट को एक बड़े लेवल पर पहली बार टेस्ट किया जाने वाला था। क्या ये फॉर्मेट ऑडियंसेस के साथ कितना घुल पाता है। इस एडिशन के लिए टीम इंडिया की कंडीशन थोड़ी कमजोर लग रही थी। ऑनेस्टली थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। इसी साल हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी, जिस वजह से देश भर के क्रिकेट फैंस इंडियन टीम से बहुत डिसअपॉइंटेड थे और कोई भी इंडियन टीम के T20 कैंपेन में विश्वास नहीं दिखा रहा था। और जहां कंडीशन इतनी कमजोर थी, वहां टीम कुछ बड़े चेंजेस की मांग कर रही थी और जब यही चेंजेस हुए तो इंडियन टीम के ऊपर विश्वास भी बढ़ने लगा। इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था। कई बार ट्राई करने के बाद भी आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाने की वजह से इन बड़े प्लेयर्स ने डिसाइड करा कि अब यंगर जनरेशन के प्लेयर्स को मौका देना चाहिए और इसी सोच से मैनेजमेंट ने एक फ्रेश टीम बनाई जिसमें सब प्लेयर्स यंगस्टर्स थे और टीम की कैप्टनसी दी गई MS धोनी को। MS धोनी वैसे तो पहली बार इंडियन टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन जिस काम और कंपोज नेचर से उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई, उससे लग रहा था कि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है। ग्रुप स्टेज। इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा थी स्कॉटलैंड और पाकिस्तान। इंडिया का T20 वर्ल्ड कप कैंपेन स्कॉटलैंड के खिलाफ शुरू होने वाला था, लेकिन ये मैच बारिश की वजह से हो ही नहीं पाया और फिर इंडिया का अगला मैच खेला गया अपने सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान के खिलाफ और ये मैच अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग था। जब दोनों टीम्स का स्कोर टाई हो गया तो इस टाई को तोड़ने के लिए बोल्ड आउट रूल का इस्तेमाल करा गया। इसमें दोनों टीम्स के प्लेयर्स को आगे आकर खाली विकेट्स पे बॉल को हिट करना था और जो टीम अपने 5 अटेम्प्ट्स में ऐसा सबसे ज्यादा बार कर पाती वो टीम विनर बन जाती। इस मैच में इंडिया की तरफ से सहवाग, रॉबिन उथप्पा और हरभजन सिंह इस कॉन्टेस्ट के लिए आगे आए और तीनों ने ही बॉल को विकेट्स पे हिट किया और इस तरह इंडियन टीम इस मैच की विनर बनी। इस मैच को जीतने के साथ ही इंडियन टीम सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई और यहाँ इंडिया के ग्रुप में थी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन टीम हार गई, लेकिन इसके बाद से इस वर्ल्ड कप कैंपेन का हर मैच इंडियन टीम ने जीता। अगले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने लगातार 6 सिक्सेस का रिकॉर्ड बनाया और इंडिया ने यह मैच 18 रन से जीता। इसी मैच में युवराज सिंह ने आज तक के इंटरनेशनल T20 क्रिकेट की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी भी बनाई और इसी मैच में बॉलर जोगिंदर शर्मा को प्लेइंग 11 में भी लाया गया। जोगिंदर शर्मा की स्टोरी भी अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है और इनकी कहानी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसका अगला मैच इंडिया के लिए सुपर 8 राउंड का आखिरी मैच था और ये मैच बड़ा ही क्रूशियल था। यहाँ इंडिया और साउथ अफ्रीका भिड़ने वाली थी और इस मैच में न केवल इंडिया को जीतना था बल्कि एक अच्छे नेट रन रेट से जीतना था और सिर्फ तभी वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। मैच शुरू होता है और इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का स्कोर बनाती है। अब अगर इंडिया को सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करना था तो इंडियन बॉलर्स को साउथ अफ्रीका के स्कोर को 126 रन से पहले रोकना था। अब अगर साउथ अफ्रीका 126 रन से ज्यादा बना लेती, फिर चाहे वो मैच ही क्यों ना हार जाते, लेकिन तब भी वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाते। यानी अब सेमीफाइनल में जाने के लिए इंडियन कैप्टन MS धोनी सहित इंडियन बॉलर्स को 126 रन का स्कोर डिफेंड करना था। खैर, इस मैच में ऐसा करना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ, थैंक्स टू RP सिंह, जिन्होंने इस मैच में 4 विकेट्स ली थी और साउथ अफ्रीका के स्कोर को 116 रन पर ही रोक दिया था। इंडिया ने मैच 37 रन से जीता और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई। अब बारी थी सेमीफाइनल्स की, जो खेला जा रहा था माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो पिछले एक डिकेड में मल्टीपल आईसीसी ट्रॉफीज जीत चुकी थी। इस मैच में युवराज सिंह ने 30 बॉल्स पर 70 रन जड़े और इस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो MSD की फील्ड प्लेसमेंट और पेस बॉलर्स के जाल में फंसकर समय समय पर अपनी विकेट गंवाती रही।
हाँ, मैथ्यू एडन के 62 और एंड्रयू साइमंस के 43 जरूर एक वक्त पर इंडियन टीम की चिंता बन रहे थे, लेकिन फिर जब इनकी भी विकेट गिरी तो ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी करने का मौका ही नहीं मिला। इस विक्ट्री के साथ ही इंडियन टीम अब फाइनल्स में पहुंच चुकी थी और जो दूसरी टीम फाइनल्स में आई वो थी पाकिस्तान, जो एक बार ग्रुप स्टेज में इंडियन टीम से हारने के बाद अपना हर मैच जीती थी और तब फाइनल्स में पहुंची थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भी एक वर्ल्ड कप फाइनल। ये मैच बड़ा ही रोमांचक रहने वाला था और एज एक्सपेक्टेड ये भी एक लास्ट मोमेंट थ्रिलर में तब्दील हो गया। इंडिया पहले बैटिंग करने आई और इंडियन बैटिंग लाइनअप में एक प्लेयर को छोड़कर कोई भी प्लेयर क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था। विकेट पे विकेट गिरे जा रही थी और सिर्फ एक प्लेयर क्रीज पर जटिल तरीके से अड़ा हुआ था। ये प्लेयर थे गौतम गंभीर, जिन्होंने इस मैच में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा और 75 रन्स की एक शानदार पारी खेली। उनके बाद रोहित शर्मा ने भी अनबीटन 30 रन्स बनाए और इस तरह इंडियन टीम का स्कोर पहुंचा 157 रन्स तक। अब इंडिया को स्कोर डिफेंड करना था। शुरुआत में पाकिस्तान की बैटिंग काफी स्लो रहती है, जहां 15 ओवर्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 रन्स के आसपास पहुंच पाता है और अब मैच इंडिया के पाले में लग रहा था। लेकिन फिर पाकिस्तानी बैट्समैन मिसबाह उल हक हरभजन सिंह के ओवर में 3 सिक्सेस लगा देते हैं और अब मैच वापस इंडिया की ग्रिप से छूटने लगा था। मैच लास्ट ओवर तक आता है और सिचुएशन ऐसी रहती है कि अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि अब तक उनकी 9 विकेट्स गिर चुकी थी और अब क्रीज पर थे मिसबाह उल हक। अब यहाँ दुविधा आई इंडियन कैप्टन MS धोनी के ऊपर कि भला ये आखिरी इंपॉर्टेंट ओवर किससे कराया जाए। इंडिया के जो मेन पेस बॉलर्स थे श्रीशांत, RP सिंह और इरफान पठान, उन सभी के 4-4 ओवर्स पूरे हो चुके थे और अब सिर्फ ऐसे 2 बॉलर्स थे जिनका 1-1 ओवर बचा था, हरभजन सिंह और जोगिंदर शर्मा। अब क्योंकि हरभजन सिंह एक स्पिनर थे तो उनसे आखिरी ओवर तो नहीं कराया जा सकता था, तो सिर्फ बचे जोगिंदर शर्मा। लेकिन जोगिंदर शर्मा के साथ प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि वो एक बड़े ही मीडियोकर बॉलर साबित हो रहे थे, जिनके सामने बैट्समैन भी खुलकर खेलते थे। ऐसी टफ सिचुएशन में कैप्टन MS धोनी ने अपने बॉलर जोगिंदर शर्मा पर भरोसा दिखाया और उन्हें आखिरी ओवर के लिए बॉल थमाई। जोगिंदर शर्मा ने इस मिशन को अपने हाथों में लिया। दूसरी बॉल पर 6 आया, लेकिन तीसरी बॉल पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिसबाह उल हक श्रीशांत को अपना कैच थमा बैठे और कुछ इस तरह पाकिस्तान ऑल आउट हुई और इंडिया ने इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीत लिया और बन गई T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस। MS धोनी ने अपने डेब्यू कैप्टनसी बाउट में ही एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली थी और यहीं से इंडिया का 2007 T20 वर्ल्ड कप कैंपेन सक्सेसफुली फिनिश हुआ। इस एडिशन में इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर थे गौतम गंभीर, जिन्होंने 7 मैचेस में 227 रन बनाए और उनके बाद थे 154 रन के साथ MS धोनी और 148 रन के साथ युवराज सिंह। साथ ही टीम के लिए लीडिंग विकेट टेकर थे RP सिंह, जिन्होंने टोटल 12 विकेट्स ली। वैसे आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि ये वर्ल्ड कप फाइनल जोगिंदर शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था और इसके बाद से ही इंडियन मैनेजमेंट ने उन्हें कभी भी इंडियन टीम के लिए कंसिडर नहीं करा। 2009 T20 वर्ल्ड कप, 2009 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड होस्ट कर रही थी और इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी लास्ट वर्ल्ड कप के जैसा ही था। इस वर्ल्ड कप में इंडिया बतौर डिफेंडिंग चैंपियंस आ रही थी। इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा बांग्लादेश और आइलैंड जैसी टीम्स थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि इंडिया उन दोनों को हराकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगी और बिल्कुल वैसा ही होता है, जहां पर इंडिया बांग्लादेश को 25 रन से और आइलैंड को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाती है। इन मैचेस में इंडिया के लिए स्टार परफॉर्मर्स रहते हैं गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, बट सुपर 8 में आते ही चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जहां ग्रुप स्टेज में इंडिया एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रही थी, वहीं सुपर 8 स्टेज में इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाती। हाँ, सही सुना, एक भी नहीं। इंडिया के ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स थी, तो ये सुपर 8 राउंड उनके लिए बहुत टफ था। इंडिया का पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ होता है, जो कि एक हद तक सही भी जा रहा था। इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 153 रन्स का एक फाइटिंग टोटल खड़ा करती है, लेकिन फिर वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो एक परफेक्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इंडिया की पकड़ से मैच छीन लेते हैं। पहले तो वो बॉल से 3 विकेट चटकाते हैं और फिर सिर्फ 36 बॉल्स में 66 रन की पारी खेलते हैं। फिर अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ एक क्लोज एनकाउंटर साबित होता है, जहां इंडिया सिर्फ 3 रन से हार जाती है। इंडिया के सुपर 8 से बाहर होने के बाद अब इंडिया पे एक मैच बचा था, जहां इंडिया एटलीस्ट अपनी इज्जत बचा सकती थी। इंडिया का आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था और इंडिया वो मैच भी हार जाती है। साउथ अफ्रीका ने केवल 131 रन का ही टारगेट दिया था, लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप उसे चेज नहीं कर पाया। जो टीम ग्रुप स्टेज में अनबीटन रही थी, उसे सुपर 8 राउंड में सिर्फ निराशा ही मिली। 2009 की T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर रहे युवराज सिंह, जिन्होंने टोटल 153 रन बनाए। साथ ही लीडिंग विकेट टेकर रहे प्रज्ञान ओझा और जहीर खान, जहां दोनों ने ही 7-7 विकेट्स ली। अब आता है 2010 T20 वर्ल्ड कप। 2010 के T20 वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज होस्ट कर रही थी। इस बार इंडियन स्क्वाड में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, RP सिंह, इरफान पठान और प्रवीण कुमार टीम का पार्ट नहीं थे और टीम में कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री हुई, जिनमें थे आशीष नेहरा, पीयूष चावला, विनय कुमार, दिनेश कार्तिक और मुरली विजय। अगर हम इंडिया की 2010 की परफॉर्मेंस को 2009 के T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें तो हार्डली कोई चेंज देखने को मिलता है।
इंडिया ने जितना डिसअपॉइंट 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में करा था, उन्होंने उतनी ही बेकार परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में भी जारी रखी। इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसी टीम्स थी। ग्रुप स्टेज में इंडिया बेहद ही अच्छा परफॉर्म करती है और दोनों ही टीम साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान को हरा देती है। अगर ग्रुप स्टेज में हम आइकॉनिक मोमेंट्स की बात करें तो एक इनिंग हमारे सामने आती है जिसे हम इंडियन फैंस आज भी याद रखते हैं। वो इनिंग थी सुरेश रैना की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब वो काफी ब्यूटीफुल बैटिंग का प्रदर्शन करते हैं और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी बना देते हैं। रैना उस इनिंग में 60 बॉल्स खेलते हैं और 101 रन बनाते हैं और यही वो पारी थी जिसने इंडिया को साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स को हराने में मदद करी। इसी पारी के साथ सुरेश रैना पहले इंडियन प्लेयर बन गए जिन्होंने एक इंटरनेशनल टी20 मैच में एक सेंचुरी बनाई हो। और मानो या ना मानो, वो सेंचुरी आज तक भी टी20 वर्ल्ड कप में एक इंडियन प्लेयर द्वारा लगाई गई इकलौती सेंचुरी है। इसी के साथ इंडिया सुपर 8 राउंड के लिए उतरती है, जहां इंडिया को वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से भिड़ना था। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा, इंडिया अपने इन सारे मैचेस को हार जाती है और इसी के साथ उनका ये टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन यहीं पे खत्म होता है। इस एडिशन में सुरेश रैना इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर थे, जहां उन्होंने 219 रन बनाए और इस बार इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर थे आशीष नेहरा, जिन्होंने 10 विकेट्स ली। 2012 टी20 वर्ल्ड कप 2012 का टी20 वर्ल्ड कप आ जाता है और ये वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो रहा था। इस वर्ल्ड कप की बात करें तो विराट कोहली का पहला टी20 वर्ल्ड कप था और इस टूर्नामेंट को एडिशन बाय एडिशन कैसे विराट कोहली ने डोमिनेट करा, इसकी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी पहले के वर्ल्ड कप्स की तरह ही था, जहां इंडिया को अपने पहले ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड और अफगानिस्तान से भिड़ना था और हमेशा की तरह इंडिया ग्रुप स्टेज में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जहां पर वो अफगानिस्तान को 23 रन से हराते हैं। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया वो देखने लायक था। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 170 बनाए और इंडियन बॉलर्स ने इस तरह बॉलिंग करी कि उन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग को 80 रन पर ही रोक दिया। उस पारी में सबसे किफायती बॉलिंग हरभजन सिंह ने करी थी, जहां उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 12 रन दिए और 4 विकेट्स ली। इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से होना था। और पिछले एडिशंस के मुकाबले इस एडिशन में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बेहतर थी, जहां पर वो फोकस क्रिकेट खेल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने सुपर 8 राउंड में भी कुछ मैचेस जीते। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद इंडिया ने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैचेस में जीत दर्ज करी। साउथ अफ्रीका वाला मैच इंडिया महज 1 रन से जीतती है और इसका क्रेडिट जाता है युवराज सिंह को, जिन्होंने बैट से 21 रन बनाए थे और बॉल से 2 विकेट छटकाए। बट इस पॉइंट के बाद इंडिया की किस्मत उनका साथ नहीं देती। पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स के कंपैरिजन में भले ही इंडिया आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती है, लेकिन सेमीफाइनल में इस बार भी जगह नहीं बना पाती। इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत जरूर गई थी, लेकिन मार्जिन बिल्कुल ही कम था, जिसकी वजह से इंडिया का नेट रन रेट कम रह गया और कम नेट रन रेट की वजह से इंडिया बाहर हो गई। लेकिन इस वर्ल्ड कप को देखने में हर इंडियन को मजा आया। एक तो इसलिए कि 2011 में जीते ओडीआई वर्ल्ड कप की खुशी थी और दूसरा इसलिए कि इंडिया ने काफी समय बाद टी20 वर्ल्ड कप में इतना कॉम्पिटिटिव और एक्सीलेंट परफॉर्म करा था। इस एडिशन में टीम इंडिया की लीडिंग रन गेटर रहे विराट कोहली, जिन्होंने 185 रन बनाए और लीडिंग विकेट टेकर रहे लक्ष्मीपति बालाजी, जिन्होंने 9 विकेट्स ली। साल आता है 2014 और इस साल का टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होना था। इस वर्ल्ड कप को फैंस हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखते हैं, जहां से इंडियन टीम का वो दौर शुरू हुआ जहां वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में चोक करने लगी। लेकिन इस टूर्नामेंट की एक खास बात थी कि इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपनी पिछली टी20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म करा था और इसका सबसे बड़ा रीजन थे विराट कोहली। वर्ल्ड कप एडिशंस की बात करें तो ऐसा पहली बार होने वाला था कि इस वर्ल्ड कप में 16 टीम्स खेलने वाली थी, यानी कि ये वर्ल्ड कप बहुत ही कॉम्पिटिटिव और एक्साइटिंग होने वाला था। अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश थी। इस ग्रुप को अगर आप आज देख रहे हो तो ये काफी नॉर्मल लग रहा होगा, जिसमें वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश जैसी टीम्स वीक लग रही हों, लेकिन उस टाइम पर टी20 क्रिकेट बहुत कॉम्पिटिटिव था और वेस्ट इंडीज तो इवन डिफेंडिंग चैंपियंस थी, तो ये ग्रुप काफी टफ माना जा रहा था और ऑनेस्टली बताऊं तो वो था भी। इंडिया का पहला ही मैच उनके आर्च राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ था, जहां पर पिछले 3 साल में इंडिया 4 टी20 सीरीज हारी थी, वहीं पाकिस्तान केवल 2। तो क्लियर फॉर्म की बात करें तो पाकिस्तान बेटर फॉर्म में नजर आ रही थी। लेकिन इंडिया के बेस्ट बैट्समैन का चलना अभी बाकी था, वही बैट्समैन जो आगे चलकर टी20 वर्ल्ड कप का बेस्ट बैट्समैन बनने वाला था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो मैच काफी लो स्कोरिंग रहता है, जहां पर इंडिया को केवल 131 रन का टारगेट चेज करना था और विराट कोहली के नॉट आउट 36 और सुरेश रैना के नॉट आउट 35 रन की बदौलत इंडिया वो मैच इजीली जीत जाती है। इंडियन टीम फैंस की उम्मीदों के बियॉन्ड जाकर उस ग्रुप स्टेज को एक तरफा डोमिनेट करती है, जहां वो अगले मैच में पहले वेस्ट इंडीज, फिर बांग्लादेश और फाइनली ऑस्ट्रेलिया को भी हराकर ग्रुप स्टेज में नंबर 1 पोजीशन पे फिनिश करती है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ग्रुप स्टेज में इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी इंडियन टीम ने दूसरी टीम्स को कभी भी मैच में पकड़ बनाने का मौका ही नहीं दिया। क्यों? इसका प्रमुख कारण था इंडिया की बॉलिंग, स्पेशली स्पिन बॉलिंग, जहां पर एक तरफ विराट कोहली कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे थे, वहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में अमित मिश्रा, रवि अश्विन और जडेजा की जोड़ी अलग ही जादू बिखेर रही थी। इंडिया के सारे मैचेस लो स्कोरिंग थे, या फिर ऐसा कहा जाए कि इंडियन स्पिन बॉलर्स ने इन्हें लो स्कोरिंग बना दिया था, जहां पर पहले इंडिया बॉलिंग करते हुए 130 के आसपास रन्स कंसीड कर रही थी, वहीं पे पहले बैटिंग करते हुए इंडिया 159 का टोटल खड़ा कर चुकी थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
और जवाब में चेज करने आई ऑस्ट्रेलिया की इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ एक ना चली और रवि अश्विन और अमित मिश्रा ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइनअप को 86 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। अमित मिश्रा और रविचंद्रन अश्विन इंडिया के लिए बड़े मैच विनर साबित हो रहे थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन 4 मैचेस में 2 मैन ऑफ द मैच अमित मिश्रा को मिले और बाकी के 2 मैन ऑफ द मैच रविचंद्रन अश्विन को। इंडियन बॉलर्स द्वारा चटकाए गए अब तक के 31 विकेट्स में से 21 विकेट्स अमित मिश्रा, रवि अश्विन और जड्डू के ही थे। इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई थी और जो कॉन्फिडेंस इंडिया का ग्रुप स्टेज में था वो अब काफी बढ़ चुका था। इंडिया का सेमीफाइनल मैच अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ होना था। साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है और बैटिंग करने का फैसला करती है। साउथ अफ्रीका के शुरू के ओवर्स में विकेट जरूर गिरते हैं, लेकिन कैप्टन फाफ डू प्लेसी के 58 रन और जेपी डुमनी के नॉट आउट 40 रन की बदौलत साउथ अफ्रीका 172 का टोटल खड़ा कर पाती है। ऐसा टोटल जो उस टाइम पर एक विनिंग टोटल की तरह साबित होता था। बॉलिंग में एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन कमाल दिखाते हैं और 3 विकेट्स अपने नाम करते हैं। जब इंडिया चेज करने आती है तो रोहित शर्मा इंडिया को एक अच्छा हेड स्टार्ट देते हैं और ओपनर अजिंक्य रहाणे भी सही साथ निभाते हैं। लेकिन जिसने इस सेमीफाइनल में जान डाली थी वो थे विराट कोहली। इंडिया एक वक्त पर अपने दोनों ओपनर्स को गवाकर 77 रन पर 2 विकेट्स के स्कोर पर थी और आस्किंग रन रेट करीब 10 के आसपास था। लेकिन विराट कोहली इस वक्त पर एक मैच विनिंग नॉक खेलते हैं और इंडिया 5 बॉल्स रहते ही इस मैच को जीत जाती है। विराट कोहली उस मैच में नॉट आउट 72 बनाते हैं और इसी के लिए राइटफुली उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिलता है। अब इंडिया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के बीच केवल एक मैच का फासला था, वो फाइनल मैच जो कि इंडिया की 2nd कॉन्जिक्यूटिव आईसीसी ट्रॉफी डिसाइड कर सकता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस फासले के बीच एक टीम खड़ी हुई थी, श्रीलंका। जो श्रीलंकन टीम साल दर साल आईसीसी फाइनल्स में हार रही थी, वही टीम इस बार इंडियन टीम को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इंडिया की पहले बैटिंग आती है और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि श्रीलंका उस फाइनल में इंडिया के बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह शांत कर देती है। नुआन कुलासेकरा और लसित मलिंगा की यॉर्कर्स इंडियन बैट्समैन को रन बनाने का मौका ही नहीं देती। इंडिया अपने 20 ओवर्स के एंड में केवल 130 रन बना पाती है और वो भी विराट कोहली के 77 रन की बदौलत। वरना अगर विराट कोहली आउट हो जाते तो ये टीम टोटल शायद 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाता। जवाब में श्रीलंका आती है और इंडिया को 6 विकेट से हरा के अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होती है। श्रीलंका की इस विन को हम 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल के रिवेंज की तरह भी देख सकते हैं। इस वर्ल्ड कप एडिशन में विराट कोहली ने 319 रन बनाए थे, जो कि किसी भी T20 वर्ल्ड कप एडिशन के लिए हाईएस्ट है। उन्होंने तिलक रत्न दिलशान का इनफेमस रिकॉर्ड तोड़ा था, जहां उन्होंने 2009 के T20 वर्ल्ड कप में 317 रन बनाए थे और ऑब्वियसली इसलिए इस वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड विराट कोहली को ही मिला। ये रिकॉर्ड इतना स्पेशल है कि इसे आज 10 साल बाद भी कोई प्लेयर नहीं तोड़ पाया है। इस एडिशन में इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर थे रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 11 विकेट्स ली। अब इसके बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप आ जाता है और ये वर्ल्ड कप खुद इंडिया होस्ट कर रही थी। हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये वर्ल्ड कप अब की जनरेशन को सबसे अच्छे तरीके से याद होगा, जहां इस वर्ल्ड कप में हमें कई आइकॉनिक मोमेंट्स विटनेस करने को मिली। इंडियन टीम की स्क्वाड्स पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़े नए और यंग टैलेंट से भरी हुई थी। बॉलिंग में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और पवन नेगी अपना वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टीम में MS धोनी, आशीष नेहरा और हरभजन सिंह जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे, जो टीम को एक अच्छा बैलेंस दे रहे थे। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी पिछले वर्ल्ड कप के जैसा ही था, जहां पर 10 टीम्स को 5-5 के ग्रुप में बांटा गया। इंडिया के ग्रुप की बात करी जाए तो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश थी। पहला मैच इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जिसमें आते ही इंडिया को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और ऐसे में इंडियन बॉलर्स उन्हें 126 रन पर रोक देते हैं। अगर आप मेरे से आज भी पूछोगे कि ये टारगेट चेज होगा या नहीं, तो सभी फैंस की तरह मैं भी 100% श्योरिटी से कहूंगा कि हाँ, ये टारगेट इंडिया इजीली चेज कर लेगी। बट जो फिर न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने तांडव शुरू करा, वो देखने लायक था। शुरुआत से लेकर एंड तक हर पॉइंट पे उन्होंने इंडिया के विकेट्स लिए और महज 79 रन पर इंडिया को ऑल आउट करके एक शर्मनाक हार थमा दी। ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए लास्ट वर्ल्ड कप जैसा नहीं होने वाला था। इसमें भी इंडिया को अनेक मुश्किलों का सामना करना था। अगला मैच इंडिया का उनके आर्च राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ था। इस मैच को लेकर इंडियन टीम थोड़ी श्योर थी कि पाकिस्तान को हरा सकते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास विराट कोहली थे और दूसरी बात ये थी कि इससे पहले हुए एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को ऑलरेडी हराया हुआ था। तो उसी मोमेंटम से इंडिया इस बार भी जीत जाएगी। मैच शुरू होता है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 18 ओवर्स में 118 रन का टोटल खड़ा कर पाती है। 18 ओवर्स इसलिए क्योंकि बारिश के आने से 2 ओवर्स रिड्यूस करने पड़ गए थे। इंडिया इवेंचुअली उस टारगेट को इजीली चेज कर लेती है और विराट कोहली इसी प्रोसेस में एक शानदार 50 स्कोर करते हैं। इंडिया का नेक्स्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ था। हाँ, उसी बांग्लादेश के खिलाफ जो अभी तक भी एक भी इंटरनेशनल T20 मैच में इंडिया को नहीं हरा पाई थी। तो वर्ल्ड कप तो दूर की बात थी, लेकिन जो इस मैच में हुआ उसे आज तक भी लोग याद करते हैं। वो वन साइडेड दिखने वाला मैच कैसे नेल बाइटिंग थ्रिलर बन गया, आइए जानते हैं। बेसिकली उस मैच में हुआ कुछ ऐसा था कि इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए जैसे तैसे सुरेश रैना की मदद से 146 रन का टोटल खड़ा किया। लेकिन जब बांग्लादेश बैटिंग करने आई तो बांग्लादेश की बैटिंग को देखकर लग रहा था कि वो ये मैच निकाल कर ले जाएंगे। इतना कि आखिरी की 3 बॉल्स पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे। लेकिन फिर इंडियन टीम के सेवियर बनकर आए हार्दिक पांड्या।
हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर डाल रहे थे और उन्हें आखिरी 3 बॉल में 2 रन डिफेंड करने थे। हार्दिक की इन आखिरी 3 बॉल्स में 3 विकेट्स आती हैं और इस तरह इंडिया इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीत पाती है। वो मैच वर्ल्ड कप के बेस्ट मैचेस में से एक के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिया ने पहला मैच हारने के बाद समहाउ अगले 2 मैचेस जीत लिए, लेकिन अगर उन्हें सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करना था तो एक मैच अभी बचा था और इंडिया को ये मैच भी हर हालत में जीतना था और ये मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच को हम एक वर्चुअल नॉकआउट भी कह सकते हैं, यानी वो दोनों ही टीम्स के लिए सेमीफाइनल से पहले एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह था। जो उस मैच को जीतता वो सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से भिड़ता। इस मैच को भी इंडिया पिछले मैचेस की तरह नियरली हार ही रही थी। इंडिया को चेस करते समय आखिरी के 6 ओवर्स में 66 रन चाहिए थे और सिचुएशन एंड के 5 ओवर्स में और वर्स हो गई, लेकिन विराट कोहली अड़े रहे और उन्होंने एंड में रन्स की स्पीड बढ़ाकर एक नियरली हारा हुआ मैच इंडिया को जिता दिया। इस मैच में कोहली ने नॉट आउट 82 रन बनाए थे। इंडिया के आने वाले सेमीफाइनल की बात करें तो वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था, जहां पर एक तरफ विराट कोहली ने इस मैच में अपना सब कुछ झोंक दिया था, वहीं दूसरी तरफ बाकी के सारे फैक्टर्स इंडियन टीम के खिलाफ थे। वेस्ट इंडीज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और विराट कोहली अपनी बैटिंग शुरू करते हैं। विराट कोहली के अमेजिंग 89 रन की बदौलत इंडिया 192 के मैसिव टोटल तक पहुंच पाती है। अगर आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूं तो इससे बड़ा टोटल पूरे T20 वर्ल्ड कप में केवल 4 बार ही चेज हुआ था और 8 साल बाद भी इससे बड़ा टोटल आज तक चेज नहीं हुआ है। तो सभी इंडियन फैंस मानो डायरेक्ट फाइनल के सपने देखने लग गए थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सपने साकार होते हुए भी दिख रहे थे जब सेकेंड ओवर में आशीष नेहरा ने वेस्ट इंडीज के बेस्ट बैट्समैन क्रिस गेल की विकेट ले ली। लेकिन उसके बाद शुरू होता है इंडियन टीम के ब्लंडर्स और नो बॉल्स का सिलसिला। लेंडल सिमंस इसके बाद 3 बार डिसमिस होते हैं, लेकिन हर बार ही वो बॉल नो बॉल निकलती है। ऐसा लग रहा था कि किस्मत उस दिन पूरी तरह इंडियन बॉलर्स के खिलाफ थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि विराट कोहली को बॉलिंग करने आना पड़ा और उन्होंने एक विकेट भी निकाली। इस मैच में इंडिया के लिए कई अपॉर्चुनिटीज आई और लगभग सारी ही गई और इंडिया वो सेमीफाइनल मैच 192 स्कोर करने के बावजूद भी हार गई और इस तरह इंडियन टीम का 2016 T20 वर्ल्ड कप का कैंपेन यहीं पर खत्म हुआ। इस एडिशन में भी विराट कोहली ही इंडियन टीम के लिए लीडिंग रन गेटर थे, जहां उन्होंने 273 रन बनाए, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल थी और उनके अलावा पूरी इंडियन साइड बिल्कुल भी रन नहीं बना पाई। हालात ऐसे थे कि विराट कोहली के बाद लीडिंग रन गेटर धोनी थे, जिन्होंने 89 रन बनाए। रोहित शर्मा, शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे कोई भी इस वर्ल्ड कप में अपने बैट से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। इस एडिशन में टीम के लीडिंग विकेट टेकर थे आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या, जहां दोनों ने ही 5-5 विकेट्स ली। 2021 T20 वर्ल्ड कप 2016 के बाद अगला T20 वर्ल्ड कप 5 साल बाद 2021 में हुआ। दरअसल इस वर्ल्ड कप को 2020 में खेला जाने वाला था, लेकिन द पेंडेमिक की वजह से इसका वेन्यू और ईयर दोनों ही चेंज करने पड़े और फाइनली ये टूर्नामेंट रखा गया 2021 में और इसके होस्ट रहे UAE और ओमान। इस वक्त इंडियन टीम एक बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। विराट कोहली ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम की कैप्टनसी नहीं करेंगे और यहीं पर टीम में कई नए चेहरे भी जुड़े, जैसे ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट पिछले वर्ल्ड कप एडिशन से बिल्कुल सिमिलर था, बस फर्क इतना था कि अब एक ग्रुप में 5 नहीं बल्कि 6 टीम्स कंपीट कर रही थी। वहीं अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया का ग्रुप थोड़ा आसान लग रहा था, मानो एक वन साइडेड ग्रुप में ही इंडिया को डाल दिया हो। इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नमीबिया, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड थी। इस ग्रुप स्ट्रक्चर को देखकर तो लग रहा था कि इंडिया इजीली ग्रुप स्टेज से आसानी से क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन फिर यही आसान सा दिखने वाला ग्रुप स्टेज इंडिया के लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ। इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था और पाकिस्तान अब तक इंडिया से एक भी T20 वर्ल्ड कप या फिर ODI वर्ल्ड कप का मैच नहीं जीती थी, तो पाकिस्तान अपनी पहली ऐसी जीत की तलाश में थी और ये उन्हें इस एडिशन में मिली भी। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है और शाहीन शाह अफरीदी आते ही इंडियन बैटिंग लाइनअप को चीर कर रख देते हैं। इंडिया का ओपनिंग ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, लेकिन किसी तरह इंडिया 152 का टारगेट सेट करने में कामयाब रहती है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन विराट कोहली का था, जो कि 57 रन बनाते हैं। जवाब में पाकिस्तान बैटिंग करने आती है और उसके बाद क्या होता है ये तो आप सबको याद ही होगा। इंडिया वो मैच 10 विकेट से हारती है और ये हार इंडियन क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी हार में से एक थी। न केवल इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारी, बल्कि ऐसा भी पहली बार था कि इंडिया किसी T20 मैच में 10 विकेट से हारी हो। इंडिया अब अपना पहला मैच हार चुकी थी और अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था तो अगले सारे मैचेस जीतने थे। इंडिया का अगला ही मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जो कि पाकिस्तान से भी टफ ओपोनेंट थी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा लीजिए कि न्यूजीलैंड उस वर्ल्ड कप के फाइनल तक गई थी। मैच शुरू होता है और विराट कोहली इस बार भी टॉस हार जाते हैं और इंडिया पहले बैटिंग करती है और हम ये बड़ा सेफली कह सकते हैं कि इंडिया की उससे खराब बैटिंग हमने शायद ही रिसेंट वर्ल्ड कप ईयर्स में देखी हो। इंडिया केवल 110 रन ही बना पाती है और बस फिर होना क्या था, न्यूजीलैंड उस टारगेट को आसानी से चेस करके इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा देती है। अब हाँ, इंडिया अपने बचे हुए तीनों मैचेस जरूर जीतती है, लेकिन वो सेमीफाइनल्स तक का रास्ता खोलने के लिए काफी नहीं थे और यहीं पर इंडिया का 2021 का T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म होता है। इस एडिशन में टीम के लिए लीडिंग रन गेटर थे KL राहुल, जिन्होंने 194 रन बनाए,
जिसमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल थी। और इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर रहे जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, जहां दोनों ने ही 7-7 विकेट्स ली। 2022 T20 वर्ल्ड कप। अब बारी आती है 2022 की T20 वर्ल्ड कप एडिशन की, जो कि T20 वर्ल्ड कप का 8वां एडिशन था। ये वर्ल्ड कप पिछले T20 वर्ल्ड कप के बिल्कुल 1 साल बाद हो रहा था और इसलिए 2021 और 2022 के वर्ल्ड कप स्क्वाड्स के बीच में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, एक चेंज जरूर देखने को मिलेगा कि वरुण चक्रवर्ती की जगह अब टीम में अर्शदीप सिंह आ गए थे। ये वर्ल्ड कप काफी स्पेशल था और इसमें हमें इंडियन टीम के कई आइकॉनिक मोमेंट्स भी देखने को मिले। इस बार इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसी स्ट्रॉन्ग टीम्स भी थी और बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे जैसी वीक टीम्स भी। तो ये ग्रुप काफी बैलेंस नजर आ रहा था। इंडिया का पहला मैच लगभग हर बार की तरह ही पाकिस्तान के खिलाफ था। ये मैच कहीं ना कहीं उस फ्रस्ट्रेशन को छुपा रहा था जो हर इंडियन फैन के दिल में थी। हर इंडियन फैन उस दिन 2021 वाली हार का बदला लेने को उत्सुक था और जितनी हाइप इस मैच की करी जाती है शायद ही किसी और मैच की करी जाती हो। इंडिया टॉस जीतती है और पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। इंडिया की शुरुआत काफी अच्छी रहती है क्योंकि वो पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के बेस्ट बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को आउट कर देते हैं। उसके बाद से पाकिस्तान की बैटिंग में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और इवेंचुअली पाकिस्तान 159 का टोटल खड़ा करती है। जब इंडिया चेज करने आती है तो इंडिया की शुरुआत भी बेहद खराब रहती है, जहां इंडिया एक वक्त पर 33 रन्स फॉर 4 विकेट्स के स्कोर पर थी। सभी को डर था कि इंडिया पिछली बार की तरह ही चोक ना कर जाए, लेकिन इस वक्त पर विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे। और अगर T20 वर्ल्ड कप में चेस की बात हो तो बाकी सभी बैट्समैन एक तरफ और विराट कोहली एक तरफ। विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर एक बेहतरीन पार्टनरशिप रची और इंडिया वो मैच जीत गई। कुछ ही ओवर्स पहले इंडिया के विनिंग चांसेस 3.1% थे और विराट कोहली ने इस मैच को यहां से निकालकर इंडिया को जीत दिलाई। ये सब हो पाया विराट कोहली के उन 2 लेजेंडरी शॉट्स की वजह से जो उन्होंने हारिस रॉफ के ओवर में लगाए थे। विराट कोहली ने 82 रन्स की एक शानदार पारी खेली और जब उनसे इसके बारे में एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने अपनी इस नॉक को अपने करियर में सबसे ऊपर रैंक करा। इंडिया का अगला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ था जो वो ऑब्वियसली वन साइडेड तरीके से जीत गए, लेकिन अगले ही मैच में इंडिया को साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। इंडिया पहले बैटिंग करते हुए एक लो टोटल बनाती है जिसका मेन क्रेडिट जाता है लुंगी नगीदी को, जो कि इंडियन बैटिंग लाइनअप को एक तरफा आउट कर देते हैं और इंडिया केवल 133 रन ही बना पाती है और साउथ अफ्रीका 2 बॉल रहते ही 5 विकेट से वो मैच जीत जाती है। इंडिया के नाम पर अब एक हार आ चुकी थी और अगर उन्हें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना था तो उन्हें बाकी के सारे मैच जीतने थे। बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया अपना अगला मैच खेलने उतरती है और ये मैच भी बहुत ज्यादा थ्रिल से भरा हुआ था। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया 184 का स्कोर बनाने में कामयाब होती है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन विराट कोहली का था। विराट कोहली ने उस मैच में 64 रन बनाए और ये उनकी 4 मैचेस में 3rd हाफ सेंचुरी थी। लेकिन तभी बारिश आ जाती है और टारगेट रिड्यूस होकर अब 150 का हो जाता है और बांग्लादेश के लिए पूरा होता दिख रहा था जब लितन दास अपनी टीम को जीत की दहलीज पे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। उन्होंने 27 बॉल में शानदार 60 रन बनाए थे, लेकिन उनका विकेट गिरते ही टीम क्रम्बल कर गई और इंडिया वो मैच बस 5 रन से जीत गई। इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ जीत काफी इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने अपना अगला मैच जिम्बाब्वे से जीतकर ग्रुप टेबल में टॉप पे जगह बना ली। अब इंडिया सेमीफाइनल्स खेल रही थी और चांसेस थे कि इंडिया सेमीफाइनल्स जीतकर फाइनल्स में चले जाएगी, लेकिन जैसा क्रिकेट उस दिन इंग्लैंड ने खेला वो काबिलिए तारीफ था। ऐसी पिच पे जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा और इवन सूर्य कुमार यादव नहीं चल पाए थे, उसी पिच पर इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था और इवेंचुअली फाइनल में जाकर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम करा। वो हार इंडिया के लिए न केवल डिसअपॉइंटिंग थी बल्कि शर्मनाक भी थी और इंडिया इतनी बुरी तरह हारेगी ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस एडिशन में इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर थे विराट कोहली जिन्होंने 296 रन बनाए। साथ ही विराट कोहली ही टूर्नामेंट के भी लीडिंग रन गेटर थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर रहे अर्शदीप सिंह जिन्होंने 10 विकेट्स ली। अब आ गया है सबसे रीसेंट T20 वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप। 2024 के वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज और यूएसए ने होस्ट करा और इसमें 16 नहीं बल्कि 20 टीम्स खेल रही थी और इसीलिए इसका नेचर काफी कॉम्पिटिटिव भी रहा। इंडिया के ग्रुप की बात करें तो इसमें एज यूजुअल पाकिस्तान थी, उसके अलावा यूएसए, कनाडा और आइलैंड थी। इंडिया का ग्रुप काफी आसान था जहां उनका पहला मैच आइलैंड के खिलाफ था जो कि इंडिया आसानी से जीत जाती है। पहले बैटिंग करते हुए आइलैंड केवल 96 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है और ये कोई सरप्राइज नहीं था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो हमें पूरी तरह से पता चलेगा कि T20 वर्ल्ड कप में सारे मैचेस लो स्कोरिंग क्यों थे। इंडिया वो मैच 8 विकेट से जीत जाती है जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रोहित शर्मा का होता है। रोहित एक ब्रिलियंट 50 के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करते हैं और अब वो दिन फाइनली आ जाता है जिसकी हाइप हर वर्ल्ड कप में महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब ये कुछ नया नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान हर वर्ल्ड कप आमना सामना कर रही हों। इस बार वेन्यू से लेकर पिचेस तक सब कुछ बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी। इसका मतलब इस मैच में पाकिस्तान को एक ह्यूज एडवांटेज था जो कि अब और ज्यादा होने वाला था क्योंकि फॉर्मर पाकिस्तानी बॉलिंग लेजेंड मोहम्मद आमिर वापसी कर रहे थे। इस मैच की हाइप इतनी बढ़ चुकी थी कि मैच की टिकट्स 8 से 10 लाख रुपए की बिक रही थी। पिच इतनी बेकार थी कि कोई भी टीम अगर टॉस जीतती तो पहले बॉलिंग करने का फैसला करती और ठीक ऐसा ही पाकिस्तान भी करती है और पाकिस्तानी बॉलर्स इंडियन बैटिंग लाइनअप को कोलैप्स करने की नोक पर लाकर खड़ा कर देते हैं।
इंडियन टीम के विकेट्स ओवर बाय ओवर गिरने शुरू हो जाते हैं और इवेंचुअली टीम 19th ओवर में 119 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। इस ऑल आउट के होते ही सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने इंडिया की वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा को एक बात पता थी कि अगर पिच हमारे लिए बेकार है तो पाकिस्तान के लिए भी वैसी ही है। और मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप जसप्रीत बुमराह के आगे घुटने टेक देता है और इंडिया ये मैच 6 रन से जीत जाती है। अगर हम इस वर्ल्ड कप के किसी भी मैच को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस वर्ल्ड कप की पिचेस बिल्कुल भी बैटिंग फ्रेंडली नहीं है। जितने भी मैचेस यूएसए में खेले गए उसमें एवरेज स्कोर ही 110 समथिंग का आ रहा था, जो कि इन पिचेस पे विनिंग टोटल साबित होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क के स्टेडियम में जो पिच है वो एक ड्रॉप इन पिच है और उसको ऑस्ट्रेलिया में फ्रेशली बनाकर लाया गया था। और ड्रॉप इन पिचेस को सेटल होने में और नॉर्मली बिहेव करने में कुछ महीनों का टाइम लगता है और इसीलिए अभी इस पिच पर बॉल इतना अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। इसके बाद इंडियन टीम सुपर 8 राउंड में गई, जहां इंडिया के ग्रुप में थी अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, और यहाँ इंडिया ने अपना हर एक मैच जीता। फिर जब सेमीफाइनल्स में इंडिया की भिड़ंत इंग्लैंड से हुई तो इंग्लैंड को 68 रन से हराकर इंडिया एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहुंच गई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को हराकर साउथ अफ्रीका भी अब फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी थी। कट टू टुडे, दैट इज 29th जून, मैं वीडियो फाइनल मुकाबले की जस्ट बात बना रहा हूँ और आज के मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस का खिताब अपने नाम कर लिया है। जहां इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 176 रन लगाए, जिसमें विराट कोहली के 76 और अक्षर पटेल के 47 हाईएस्ट कंट्रीब्यूशंस थे। और फिर जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई तो अर्ली ऑन विकेट्स गंवाने के बाद ये मैच इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगा था। ऐसे में डीकॉक, स्टब्स और क्लासन ने रन्स का आंकड़ा आगे बढ़ाया और मैच को साउथ अफ्रीका के पाले में शिफ्ट करने लगे। यहाँ पर इंडियन फैंस की उम्मीदें थोड़ी कमजोर होने लगी थी, लेकिन थैंक्स टू इंडियन पेस बॉलर्स अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने इंडियन टीम को कमबैक कराया और मैच अब आखिरी ओवर पर आकर अटक गया था, जहां रोहित शर्मा ने बॉल थमाई हार्दिक पांड्या को और उन्हें डिफेंड करने थे सिर्फ 16 रन्स। इस ओवर की पहली बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का एक बहुत ही अमेजिंग कैच लिया, जो एक तरह से सूर्य कुमार यादव के लिए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी था। और हार्दिक तो ठहरे हार्दिक, उन्होंने इस टफ सिचुएशन में टीम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करा। और कुछ इस तरह 2007 के 17 साल बाद इंडिया एक T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई। ये रोहित शर्मा के लिए उनकी कैप्टनसी बाउट की पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनी और इस ट्रॉफी के साथ उन्होंने अपने सभी हेटर्स का मुंह बिल्कुल बंद कर दिया है। और जहां इस वर्ल्ड कप एडिशन के शुरू होने से पहले कई लोगों को लग रहा था कि शायद इंडियन टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी ना जीत पाए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिसने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाई थी, रोहित शर्मा लेड इंडियन टीम ने हम सभी को गलत साबित कर दिया है। और ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ कि इंडियन टीम ने एक दशक के बाद एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा ली है। आज पूरा देश एक इंडियन क्रिकेट फैन के तौर पर बहुत खुश है, जहां रोहित शर्मा की इंडियन टीम ने 11 साल से चल रहे एक चैंपियनशिप ट्रॉफी के ड्राउट को खत्म कर दिया है। और यहाँ पे सारा क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा और पूरी इंडियन टीम को, जहां टीम के हर प्लेयर ने वर्ल्ड कप कैंपेन के अलग अलग टाइम पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उन्हीं के कंट्रीब्यूशंस की वजह से आज इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने में सक्सेसफुल रही है। दोस्तों, यही थी इंडियन टीम की आज तक की T20 वर्ल्ड कप जर्नी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, ये थी जर्नी 2007 से 2024 की। मतलब इतनी ज्यादा अप डाउन आए और इतनी दफा उन्होंने स्ट्रगल की और स्ट्रगल के बाद सेमीफाइनल में भी मुश्किल हो रहा था इंडिया के लिए बहुत, मतलब बिल्कुल। तो उसके बाद फैमिली मतलब इस साल आके उन्होंने उठा लिया वर्ल्ड कप। और जैसे कहते हैं ना, इंसान मेहनत करता रहे तो एक दिन जरूर अपने नतायज हासिल करता है और एक दिन सक्सेसफुल हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जब चेंजमेंट आई ना प्लेयर्स की, जैसे कि इनके बॉलर्स चेंज हुए और उसके अलावा कैप्टन वो भी चेंज हुई, तो तब से मतलब मुझे लगता है थोड़े बहुत चेंजमेंट वो ज्यादा इम्प्रूव हो गई। हाँ, ऐसे ही होता है, जब वो चेंज हो जाए ना इंसान तो चेंजमेंट तो वाकई में प्लेयर्स में भी आ जाती है, खेलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। हर किसी का अपना रोग होता है, कैप्टनसी को लेकर यही होता है। लेकिन मैं वो वाला था ना जिससे 11 नहीं, उसके बाद 12 स्टार्टिंग में, मतलब 2007 में जब वो जो बॉलर था, हाँ वो उनको पता नहीं क्यों ने बाद में खिलाया है ना। वो पता नहीं कहाँ गया यार, उनकी मुझे बड़ी पसंद आई। मतलब जहाँ पर यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनकी हाफ अब 11 मतलब 5 उसकी 5 उसकी है, इस तरह हमारा सीन है वो अकेला था। ऐसे तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसको बाद में इंक्लूड ही नहीं किया किसी मतलब T20 वाले में, पता नहीं ऐसा उनके साथ क्या हुआ। लेकिन हाँ यार, मतलब मेहनत बहुत करी इन्होंने, मतलब T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और जिस तरह से हार नहीं मानी, बिल्कुल ऐसा है।
कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन विराट कोहली की ही रही है। हम देखें मतलब हम रिकॉर्ड के लिहाज से तो ऐसा ही है। हाँ, अभी तक उनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। ऐसा ही है। और कितनी वर्ल्ड कप मतलब हुए उनके बिटवीन, जो विराट कोहली फॉर्म में वो परफॉर्म करते थे और कोई टीम भले करे ना करे, इंडियन टीम बाहर हो जाए, लेकिन विराट कोहली एक ऐसा भी था जिसमें मतलब हाईएस्ट टूर्नामेंट में उनका नाम आया था। मतलब जीती और टीम थी लेकिन मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट उन्हें ही मिला। फाइनल तक नहीं पहुंचे थे लेकिन फिर भी उसके हाईएस्ट मतलब स्कोर थे। स्कोर तो हाईएस्ट रहे ना। तो ये चीज है कि मतलब मेहनत करी, अच्छा, आप था ना वो पूरा। मुझे ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा ये पता चला कि किस तरह से फाइनल और सेमीफाइनल में जगह बनानी पड़ती है, इतनी मैचेस खेलने पड़ते हैं। मुझे नहीं था आइडिया वगैरह के पहले इसके हाँ, साथ मतलब अगर एक मैच हार गए तो बस फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर 2 हार गए तो खत्म। हाँ ये चीज है। और यही मतलब सिचुएशन है जो मतलब मैचेस को जो है ना जीतना जरूरी होता है। और स्टार्ट में तो फिर भी चांस मान जाता है, एक आधा मैच बंदा हार जाए तो फिर वो होता है चांस, लेकिन अगर आगे चल के ना थोड़ा 2-3 मैच जैसे नफीसा कहते हैं हार जाए, 2 हार जाए तो फिर चांस ही खत्म हो जाते हैं और जीतना बहुत जरूरी होता है। तो यार काफी मजे का वीडियो था, काफी एक मैं ये कह सकता हूँ कि इससे नॉलेज काफी मिला हमें, मालूमात हाँ हो गई। ये मतलब कब से थोड़ा लेंथी था तो इस वजह से थोड़ा थके हुए थे हम, मतलब देख के ऐसे मतलब हाँ ऐसे आप थके हुए थे, मैं तो भी थका हुआ था क्योंकि मुझे काफी चीजों का इनका नॉलेज है ना, मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा। नफीसा और हीरा ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आलिया को भी काफी चीजों का पता है ना, इनके लिए तो बिल्कुल न्यू था चीजें सुनना और जानना। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था बट मुझे इतना पता नहीं था सारा कुछ, ये जैसे पिच वाला पिच उठा के लिए ऐसे ये काफी मुझे लगा था कि ना पिच मतलब बनाई जाती है वहाँ पर, या जिस तरह से आप लोग भी खेलने जाते हैं ना तो आप लोग मतलब वहीं पिच बनी हुई होती है, बनाते हैं खुद ही, मतलब इधर भी बनाते हैं मतलब वो खेलने में, लेकिन वो उठा के लाने वाला थोड़ा वो काफी फनी लगा। तो इस वजह से स्कोर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से सारा वो पिच खराब थी। हाँ पिचेस खराब थी और बॉलर को एडवांटेज जा रहा था। तो बाकी गाइस आपको कैसा लगा हमारे साथ ये वीडियो देखकर बताया कमेंट सेक्शन में। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी थी तो जो इसको खत्म करते हैं यहीं पे। सो मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, बहुत सारा